क्या सही में भूत होते हैं? बड़ा आसान है। लेट्स स्टार्ट विद काला जादू। मैं तो कतई इस पर विश्वास न करूं, और अगर उन्हें लगता है कि हम बहुत ही घनिष्ठ काला जादू कर सकते हैं, वो मेरे ऊपर कर लें। एक बाल चाहिए होगा, लेकिन आप मेरा बाल ले लें, मेरा नाम ले लें, मेरा से क्या होता है फिर मरने के बाद? जो पैरानॉर्मल रिसर्चर्स हैं, उनकी डेथ भी हो गई, उनके बॉडीज जो है वो अलग अलग जगह पाई गई। कितना डेंजरस है ये आपके हिसाब से? रिसेंटली 2 महीने पहले मेरे पास एक केस आया, जो उस घर में एक जेंट्स है। मैं कहना है, मैं सोने जाता हूँ तो अभी रात में नींद खुलती है तो मुझे लगता है मेरे पैर के पास 3 लड़कियां खड़ी हैं। 5 ऐसी कोई हॉरर मूवीज हैं जो आप रिकमेंड करना चाहोगे लोगों को? अंटिल डॉन, वो एक अच्छी फिल्म है। द पोजेशन ऑफ हैना ग्रेस, एक बहुत इंपॉर्टेंट मिथ मैं जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा, विच इज विच हंटिंग। भारत में औरतों को चुड़ैल बताकर मारने का बहुत ज्यादा कल्चर है। कई जगहों पे मारा जाता है, समाज से निकाल दिया जाता है, बहिष्कार होता है। ट्रीटमेंट्स जो है वो भी जादू टोने से होते हैं। अरे वो तो ऐसा हो गया है कि वो कटोरा लगाते हैं, पेट में ऐसे करते हैं, पथरी गिरती है उसमें। देखा कि नहीं आपने? देखा है ना? Hi, my name is Jay Alani and I am a paranormal investigator. Today I am at right now with Rohan. जय भाई, कैसे हैं आप? बहुत ही शानदार, आप बताएं। आपके दोस्त यार कैसे हैं? भूत प्रेत पिशाच चुड़ैलें सब बढ़िया। व्हाट्सएप ग्रुप पे एक्टिव हैं सारे? सारे। कुछ लोग रीड करके अनसीन दोबारा रिवर्ट नहीं देते। हमारे लिए तो अनसीन ही है वो। आप फिर भी उनको किसी ना किसी तरह से सीन कर लेते हो। मुझे पता लग जाता है कब ब्लू टिक लगेगा, कब ब्लू टिक लगेगा। बट वेरी हैप्पी टू हैव यू भाई। थैंक यू सो मच। क्योंकि हमने आपके बारे में इतना पढ़ा है, लोग आपको इतना फॉलो भी करते हैं। एंड कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम लोग मानते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम नहीं मानते। जिनको नहीं मानते उनमें से एक ऐसा प्रोफेशन आपने चूज कर रखा है। पर्टिकुलरली मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि अगर मैं उनको नहीं मानता, बट आप उनको साइंटिफिकली प्रूव करने का ट्राई करते हो। सो सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, जो एक सवाल आप कैसे फ्रेम करके आंसर दोगे मुझे नहीं पता, बट क्या सही में भूत होते हैं? बड़ा आसान है, मैंने नहीं देखे हैं। अच्छा। जहां तक रही बात होते हैं या नहीं होते हैं, ये मेरे लिए भी उतना ही है जितना आपके लिए है। फर्क आप में और मुझ में बस इतना है कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि मुझे कुछ मिल जाए। जी। मेरा रिसर्च चालू है, मेरी तलाश चालू है। कई जगहों पर कुछ लगता है कि है, कई बार लगता है आई एम दिस क्लोज टू प्रूव समथिंग, बट वो हो नहीं पाता। सो आई एम अ काइंड ऑफ अ क्यूरियस सोल हु इज इवन ट्राई टू फिगर आउट कि है या नहीं है। उम्मीद करते हैं जल्दी मेरे पास भी कोई एक सब्सटैंशियल जवाब हो सबको देने के लिए कि भैया है या नहीं है। बट आपके इतने टाइम की जो रिसर्च है, इतने सालों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्सपीरियंसेस तो ऐसे होंगे जहां पर आपने जब बोला मैं इतना क्लोज हूं, तो कई बार तो ऐसा हुआ होगा ना कि आपको लगा होगा कि हाँ है, वो एनर्जीज मैं महसूस कर पा रहा हूँ, मैंने कोई ऐसी एक्टिविटी देख ली जो मुझे भी यकीन दिला रही है कि कुछ है यहाँ पे। सो ऐसा आपको कई बार महसूस हुआ है? जैसा मैंने कहा कि मैं एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ। पैरानॉर्मल शब्द का मतलब ही यही होता है कि कोई एक ऐसी चीज जिसे आप नॉर्मली एक्सप्लेन ना कर सकें। जी। और जब भी हम फील्ड पर होते हैं तो ऐसे कई हादसे होते हैं, या ऐसे कई वाकयात होते हैं, या ऐसे कई इंसिडेंसेस हो जाते हैं जब हमें लगता है कि इसका जवाब हमारे पास नहीं है एट द मोमेंट। उस टाइम पर हमें कई बार ऐसा महसूस होता है कि हाँ, मे बी समथिंग पैरानॉर्मल हैज हैपेंड। राइट। पॉइंट 1। पॉइंट 2, एक रिसर्चर जो होता है उसकी अपनी एक जर्नी होती है। जब वो एक सफ़र शुरू करता है तब वो शायद मैच्योर होता है। धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी लर्निंग्स के साथ वो सीखता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप फ़र्ज़ कीजिए कि आप कुछ एक इंसानी शरीर के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। आज से शायद 100 साल पहले हमारे पास डेंगू का भी इलाज नहीं था, लेकिन अब है जी। तो ये ठीक वैसा ही होता है। तो कई बार कुछ इंसिडेंट्स जो आज से 4 साल पहले हुए तब लगा कि पैरानॉर्मल था, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि नहीं, वो नहीं था, आज उसका जवाब है मेरे पास। जी। तो ये एक जर्नी है। आज जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, आज लगता है कि नहीं, शायद ये सुपरनैचुरल एक्टिविटी है। ओके। हो सकता है ये वाकई एक सुपरनैचुरल एक्टिविटी हो, या आज से 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल के बाद मैं शायद आई कैन रिविजिट दिस मोमेंट अगेन एंड आई कैन से कि नहीं, इट वाज नॉट देयर। बिकॉज इंसान किसी भी एक फील्ड में एक लर्नर होता है। वो लगातार सीखता है, और वो अपनी लगातार सीख से जो उसे समझ में आता है वही वो दुनिया को बताता है। मेरा ये पुरजोर तरीके से कह देना कि नहीं भूत होता है, मैंने देख लिया है, ये अगर मैं ऐसा कहता हूं या मैं क्लेम करता हूं तो फिर सृष्टि का शायद मैं वो अंतिम इंसान होऊंगा जिसने साबित कर दिया जी। अब इसके बाद किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ आप मुझे फॉलो करो, जो मैं कह रहा हूं आप उसे मानो।
तो मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज दैट आई एम एन ओपन माइंडेड इंडिविजुअल who goes around his journeys, voyages, expeditions, adventures, and tries to sum up a theory whether these stories have some sort of reality or not. While इस पूरी जर्नी में कई ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जो लगता है कि यार ये नहीं है. कुछ मोमेंट आपके साथ स्टे कर जाते हैं, कुछ मोमेंट आप सॉल्व करने में 2 साल बाद 4 साल बाद कामयाब हो जाते हो. आप बता देते हो कि नहीं, ये उस वक्त जो हुआ था शायद ये पैरानॉर्मल नहीं था. इट्स वेरी सिंपल. ओके, बट जैसे कि आपने बोला कि आप प्रूफ करना चाहते हो, आप अगर आपने एक बार भी बता दिया कि हाँ भूत हैं तो आप ही सब कुछ हो जाओगे. बट आई थिंक यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट वी हैव इन द कंट्री. बट देयर आर सम पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट या रिसर्चर्स जो मशीनें लेके चलते हैं और वो ये प्रूफ भी कर देते हैं कि यहाँ पे भूत है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आज से शायद 4 से 5 साल पहले दिल्ली में एक लोकेशन है, मैं वहां गया था, भूली भटियारी. वहां मैं गया तो वहां पर एक ग्रुप था जो ये वॉक कराता है. तो वो रात में आपको लेके जाएगा. उनके पास कुछ मशीन्स हैं, वो दीवार पे लगाएगा उस मशीन को, तो उनमें से आवाजें बात करेंगे आपसे. उनके पास एक ब्लूटूथ डिवाइस है जिसपे श्यू 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 करे कुछ आवाज आएगी, उसके बीच में 1-2 वर्ड्स आएंगे दैट यू हैव टू कनेक्ट टुगेदर. और वो ये बताते हैं कि ये जो एनर्जीज हैं वो आपसे इस डिवाइस के थ्रू कुछ बोलना चाह रही हैं. सो उन वो वर्ड्स ऐसे होते हैं कि चले जाओ, रुक जाओ. सो दे आर कन्वेइंग देयर फीलिंग कि दे वांट यू टू बी हियर और नॉट. सो एक तरफ आप बोल रहे हो कि मैं प्रूव नहीं कर सकता, बट दूसरी तरफ वो लोग प्रूफ कर रहे हैं. मतलब ये प्रूव ही है मेरे लिए. अगर एक मशीन में कान में लगा के मुझसे कोई बात कर रहा है तो कोई है नहीं वहां पे, तो एक एनर्जी है जो मुझसे बात कर रही है. सो हाउ विल यू नो कॉन्ट्राडिक्ट दिस? नहीं, मैं कॉन्ट्राडिक्ट तो करूंगा ही नहीं. इतना समय ना आपके पास है ना मेरे पास. हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस? चलो, बहुत ही शानदार. अभी इसका जवाब बहुत ही आसान है. आप क्या चाहते हैं, साधारण शब्दों में, या फिर मैं आपको कुछ ऐसा बताऊं जिससे कंट्रोवर्सी हो जाए? आप मुझे कंट्रोवर्सी नहीं, बट मैं चाहता हूं जो आपके दिल में आप वो बताओ. देखिए, मेरे दिल में तो गुस्सा है बहुत ज्यादा. और वो गुस्सा, अगर गुस्से का इजहार करना सही होगा तो देखिए ऐसा है कि दुनिया का कोई भी साइंस, दुनिया के किसी भी कोने में जो किसी भी भाषा में पढ़ाया जाता हो, और चाहे उसे वो कितना बड़ा भी स्कॉलर पढ़ा रहा हो, अभी तक एक भी ऐसी ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं आई है जो ये बताती है कि हमारे पास कोई भी एक ऐसी मशीन है जो ये बात साबित कर सकती है कि पैरानॉर्मल एनर्जीज होती हैं या नहीं होती. ऐसी कोई मशीन अब तक साइंस ने तो नहीं बनाई है. ठीक है. और ना तो साइंस ने क्लेम की है. ठीक है. जहां तक रही बात एक और सब्जेक्ट की जो कि कहते हैं सूडो साइंस. सूडो साइंस का मतलब ये होता है बड़ी आसान भाषा में कि कुछ लोग अपना खुद का एक साइंस बनाते हैं और उसे बताते हैं कि ये साइंस है. एग्जाम्पल के तौर पर कुछ लोग कहते हैं एस्ट्रोलॉजी साइंस है. एस्ट्रोलॉजी कभी भी एक साइंस नहीं है. एस्ट्रोलॉजी एक विद्या जरूर है, बहुत सारे लोग इसमें मानते हैं, बहुत सारे लोगों की गहरी आस्था इसमें है, शायद मेरी भी कुछ हद तक है जी. लेकिन अगर कोई मुझसे आकर के ये कहे कि ये एक साइंस है तो आई एम सॉरी, मैं उस पर शायद डिबेट कर सकता हूँ. ठीक है. ये ठीक वैसा ही है कि कोई कहे कि ये साइंस है. इट्स नॉट साइंस, इट्स सूडो साइंस. देयर आर सर्टेन सेट ऑफ पीपल जिन्होंने अपने हिसाब से कुछ औजार तैयार किए, उन औजारों को अपने हिसाब से काम करना सिखाया, जैसे एआई. और उसके बाद उस औजार को ऐसी मार्केट में प्लांट किया ऐसे समय पर जब वो समाज काफी ज्यादा वल्नरेबल था. ठीक है. वो जानते थे कि इस मशीन को इस टाइम पे प्लांट करना शायद हमारे लिए फायदेमंद होगा. इसकी शुरुआत वेस्ट से हुई. शुरुआत तो इसकी जर्मनी से हुई थी, लेकिन खैर मॉडर्न हिस्ट्री में हम जर्मनी का जिक्र नहीं करते, हम सीधा चले जाते हैं यूएस, जहाँ पे 80s का दौर था, लेट 80s और अर्ली 90s, जहाँ पे ऐसे काफी ज्यादा टीवी शोज मशहूर हुए जिसमें कि कुछ ऐसी मशीनें निकली जी जिन्होंने ये बताया कि हम भूत प्रेतों से बात कर सकते हैं. उसके बाद पूरी दुनिया में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस का एक चलन शुरू हुआ. भारत में अगर आप बात करें तो यहाँ कोई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जैसा तो कुछ था नहीं. हम तो तांत्रिकों का देश है, मौलानाओं का देश है, झाड़ फूक करने वालों का देश है, हम तो वो लोग हैं. तो हमारे समाज में कोई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन तो था नहीं. ये आया वहाँ से. अब जब कोई चीज़ वेस्ट से आती है भारत में तो क्या होता है, सबसे पहले उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है. चाहे वो फैशन ब्रांड्स हो, चाहे वो ट्रेंडी टॉपिक्स हो, या कुछ भी हो. तो उसी तरीके से यहाँ पर भी लोगों ने ये समझा कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस में जाने का ये एक शॉर्टकट टू फेम हो सकता है.
जहाँ एक मशीन खरीदी, लेके चले गए एक हॉन्टेड लोकेशन के अंदर, उस मशीन के अंदर से हैरत अंगेज आवाज़ें आ रही हैं जो ये लोग पहली बार देख रहे हैं, तो उनके लिए ये बड़ा वल्नरेबल स्टेट होगा, इसीलिए उन्हें बेवकूफ़ बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है। ये इसके पीछे की कहानी है। फ्रंट पे क्या ऐसी कोई भी मशीन बनी है? नहीं। क्या ऐसी कोई भी मशीन काम करती है? नहीं। क्या दुनिया की किसी भी साइंटिफिक स्टडी ने इस बात को साबित करने की कोशिश की है या किया है? नहीं। और क्या इन मशीनों को डीबंक किया जा सकता है? राइट, लेफ्ट एंड सेंटर। आप इन मशीनों को लाके मेरे टेबल के सामने रख दीजिए, मैं उनसे जो बोलूंगा वो मशीनें वो करेंगी। समझ रहे हैं? तो ये सब कुछ एक, हालांकि ये एक काफी अच्छा है। अब आपको याद होगा एक दौर था दुनिया के इतिहास में जब लोग जादूगर जो होते हैं उनको मानते थे कि इनमें शक्तियां होती हैं जी। वो धीरे धीरे करके एक डिबंकिंग आया कि नहीं नहीं ये ट्रिक्स होती हैं, ये होता है, वो होता है, फलाना। तो उसी तरीके से ये वो है, ये मशीनें जो हैं ये जादू हैं और हर जादूगर की अपनी एक कला होती है। ये जरूर है कि जो लोग हैं वो मशीनों के ऊपर इतना ज्यादा विश्वास करने लगे हैं कि उन्हें लगने लगा है कि मशीन अगर कुछ भी बोल रही है तो वो ठीक ही बोल रही होगी। तो ये इसके ऊपर एक काफ़ी डीप रिसर्च है, मेरा खुद का ही है, हमने यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के साथ किया था, जिसमें हमने ये बताया था कि मशीनों और इंसानों का आपस में तालमेल कैसा जा रहा है। चाहे वो किसी भी तरीके की मशीन हो, मशीनों पर लोग खुद से ज़्यादा भरोसा करने लगे हैं। राइट। जिन्होंने उन्हें बनाया, तो मशीनों का एक अपना एक खुद का एक सिस्टम जनरेट हुआ है और वो मशीनें बहुत ही आराम से चल रही हैं, बहुत ही रिलायबल सोर्स के तौर पे चल रही हैं। लेकिन यहाँ पर मशीनें भी कई बार धोखा देती हैं, जैसे हमें पता है। लेकिन हालांकि ये मशीनें तो है ही नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हम एक मशीन बड़ी पॉपुलर है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस में, EMF मीटर, K2 मीटर जिसे हम कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। एक बेसिक थ्योरी है जो लोगों ने कॉइन की कि जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशंस होंगे वहां पर लोग मानते हैं कि यहाँ पर सुपरनैचुरल एनर्जीज हैं। हाँ। वो बात अलग है कि किसी ने इसके पीछे का रिसर्च तो पढ़ा ही नहीं कि इसको पहली बार किसने बोला था और क्यों बोला था, क्या सोच के बोला गया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और पैरानॉर्मल कनेक्शन स्टैब्लिश कहाँ से हुआ। इस तरह की कोई भी चीज़ बाहर नहीं आई। तो ये अपना एक हिसाब किताब है, एक बढ़िया इकोनॉमी है जो कई लोगों की हालांकि अब ये वेस्ट में काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड हो चुकी है। इंडिया में अभी चल रही है। हाँ, वॉक्स होती हैं सर, प्रॉपरली लोग वॉक्स पे लेके जाते हैं रात में ऐसे हॉन्टेड प्लेसेस पे। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ पे एक कहानी सुनाते हैं भूत की। मैं मैक्लोडगंज गया था, वहाँ पे कोई तो कब्रिस्तान है जहाँ की वॉक होती है। सो वहाँ पे एक ग्रुप जाता है रात को 10-12 लोगों का। वहाँ पे कोई चुड़ैल है जिसकी कहानी सुनाई जाती है और सबको बोला जाता है कि ये पेड़ जो आप देख रहे हो, इस पेड़ पे चुड़ैल ने सुसाइड कर लिया, रोज आती है। ये एक इकोनॉमी है। हाँ, और उसकी 500 रुपए की टिकट है बकायदा। बिल्कुल बिल्कुल। आप आराम से 10 लोगों को लेके जाओ, 5,000 रुपए की रात हो गई आपकी, और बस आप डर के आ जाओ, आप जो बोल दिया विश्वास करो और वापस आ जाओ। लेकिन उस पेड़ पे कोई चुड़ैल आपको दिखेगी नहीं कभी, बस वो बोल दिया, आप डरते रहोगे, यही है यही है यही है, खत्म। देखिए ये तो पूरा एक इकोनॉमी है, एक बढ़िया सा धंधा है। हालांकि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये तो सदियों से है ही ना। भूत और भगवान को किसी ने देखा तो है नहीं, बाकी जो भी चल रहा है उनके नाम पर ही चल रहा है। राइट। अब जो मानते हैं उनके लिए अच्छा है, जो नहीं मानते हैं वो। सो कहते हैं कि भूत का जो हमें डेफिनेशन पता चली वो यही है कि अगर आत्मा रह जाती है, ऊपर नहीं जा पाती, उसको मोक्ष नहीं मिलता, तो यहाँ रह जाती है, भूत हो जाते हैं। तो आपके हिसाब से क्या होता है फिर मरने के बाद? हमारे संस्कृति में हाँ, बहुत सारी संस्कृतियों में ऐसा नहीं है। बहुत सारी संस्कृतियाँ ऐसी हैं जो ये मानती हैं कि भाई इंसान खत्म तो जीवन खत्म। कुछ मानती हैं कि नहीं, जीवन एक अंतहीन प्रोसेस है, एक साइकिल के तौर पे बार बार होता रहेगा। सवाल एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि मौत के बाद क्या होता है। मौत के बाद क्या होता है? ये मैं आपको अभी मैं 30-40 साल तो हूँ कम से कम। अब हम एक दूसरे को जानते हैं तो शायद कनेक्टेड रहेंगे। हाँ। अगर मेरे मरने के बाद आपके व्हाट्सएप पे मेरा मैसेज आए, तब तक अगर व्हाट्सएप चल रहा हो जी, तो डरिएगा नहीं, मैंने बस आपको जवाब बताने के लिए मैसेज किया है कि ऐसा होता है। फिलहाल मैं जिंदा हूँ और एक जिंदा आदमी मौत के बाद क्या होगा इस पर सिर्फ स्पेकुलेशन कर सकता है, गैस कर सकता है। और गैस ऑलरेडी बहुत सारा मार्केट में है, एक और नया गैस लेके क्या करेंगे आप? सिर्फ पहले वाला डाइजेस्ट कर लीजिए। तो आपसे फिर पुख्ता जवाब का इंतजार करते हैं हम। बिल्कुल कीजिए। ठीक है, मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करना चाह रहा हूँ अब आपसे जो बहुत ज्यादा, अब उसको आप मैं विश्वास करो तो सही भी है, नहीं करो तो अंधविश्वास में भी काउंट कर सकते हैं। बट ये टॉपिक जो है ये दिस कम्स विद सुपर नेचुरल पावर्स एंड एवरीथिंग। काला जादू उनमें से एक है, पोसेशन है उसमें से। सो मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि ये आपकी नजर में
कितने इफेक्टिव हैं, क्या रियल है, एंड कितने आसान है ये सब करना? लेट्स स्टार्ट विद काला जादू। जवाब देने से पहले मैं आपको एक बात बहुत क्लैरिटी से बताना चाहता हूँ कि अगर कोई ये पॉडकास्ट देख रहा है और उसे ऐसा लगे कि मैं एक रैशनल आदमी हूँ, बिल्कुल हूँ, लेकिन अगर किसी को लगे कि मैं एथिस्ट हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं भूत और भगवान दोनों में मानता हूँ, क्योंकि मेरी औकात ही नहीं है ये बता कर रही कि अभी तक तो कि नहीं है। राइट। तो मैं अभी, जैसा मैंने कहा कि मैं काफ़ी ओपन माइंडेड इंडिविजुअल हूँ। देयर आर सम केसेस जो मेरे सामने आए हैं जो मैं खुद हैरत में पड़ जाता हूँ कि भाई वाकई ऐसा हो रहा है। तो मेरा ऐसा बिल्कुल भी ये मानना नहीं है कि ये सब कुछ नहीं होता। मेरा मानना ये है कि ये इतनी आसानी से नहीं होता जितना लोग बता रहे हैं। दूसरा, काला जादू, मैं तो कतई इस पर विश्वास ना करूं, ये मेरी अपनी सोच है। आज तक मैं जहां भी इंटरव्यू में गया हूं, मुझसे काला जादू को लेकर के एक सवाल पूछा गया है और मेरा जवाब बहुत ही आसान होता है। जो लोग भी ये इंटरव्यू देख रहे हैं और अगर उन्हें लगता है कि हम बहुत ही घनिष्ठ काला जादू कर सकते हैं, वो मेरे ऊपर कर लें, और अगर हो जाए तो मुझे भी पता चल जाएगा, उन्हें भी पता चल जाएगा, दुनिया में साबित हो जाएगा। एक बाल चाहिए होगा लेकिन आप मेरा बाल ले लें, मेरा नाम ले लें, मेरा जन्म स्थान, जन्म तिथि, ये सब कुछ मैं देने को तैयार हूँ। भी दे दोगे आप? कुछ भी ले जाए, कुछ भी ले जाए, वो चलेगा, वो मेरे ऊपर कर दें बस। लेकिन ये है कि बताए करना होगा कि ये वाला काला जादू मैं कर रहा हूँ कि यहाँ पर अगर सुई चुभोई तो उसको खून की उल्टी होगी। अब अगर मुझे हुई तो ठीक, नहीं तो तुम्हें करनी पड़ेगी। तो ये मेरा मानना है। राइट। ये दकियानुसी चीजें हैं। अगर काला जादू हो रहा होता, खासकर इंस्टाग्राम पे जितना काला जादू हो रहा है, उस जादू का अगर 5% भी उन जादूगरों ने देश के दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल किया होता तो आज हमें ऑपरेशन सिंदूर करने की जरूरत नहीं पड़ती। सही बात है। काला जादू के मंत्र मार मार के ही घायल कर देते उन्हें, समझ रहे हैं? तो जरूरत नहीं है इतने बड़े बड़े हथियार रखने की, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की, ये सब करने की जरूरत नहीं है। और मैं तो कहता हूँ तो इंस्टाग्राम पे जितने भी काले जादूगर हैं, ये मेरा मानना है, अपने जितने भी लोग कर रहे हैं जी, बॉर्डर पे जो हमारी सेनाएं हैं जो इतना परेशान होती हैं, इतनी मेहनत करती हैं, अलर्ट रहती हैं, हमें सेफ रखती हैं, उन लोगों को छुट्टी दे दी जाए और उनकी जगह पर इन्हें भेज दिया जाए बिना हथियारों के और बिना साज सामान या तैयारियों, बस गुड़िया दे दो हाथ में। हाँ, वो इन्हें दे दीजिए। वो सियाचिन के ग्लेशियर पे नंगे होकर गुड़िया में सुई चुभो, खुद को गर्म भी रखेंगे, समझ रहे हैं, और वहां दुश्मनों के ऊपर भी चाइना वाइना सब पे अटैक करके बात हिसाब किताब बराबर कर देंगे। ये एकदम आसान है। कहने का मतलब देखिए बड़ा आसान है, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास शक्ति है तो इस्तेमाल कीजिए ना। राइट। अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए इसका इस्तेमाल कीजिए। अब आपने कभी देखा है मान लीजिए एक सैनिक को आपने कभी देखा है वो बंदूक लेकर रील बना रहा है कि कोई मेरे सामने आएगा तो मैं उसे गोली मार दूंगा? नहीं, कभी नहीं। आपने एक साइंटिस्ट को देखा है कि एक रॉकेट बनाने से पहले वो रील बना रहा है? आपने कभी एक डॉक्टर को देखा है कि सर्जरी करने से पहले वो एक रील बना रहा है? तो अगर तुम एक बढ़िया काला जादूगर हो तो रील क्यों बना रहे हो भाई? जादू करो ना। सही बात जिसके लिए जो काम तुम्हें आता है, जिसके लिए आप इतने पॉपुलर हैं, जिसके लिए आपको इतने लाखों लोग जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं, उस ताकत की आजमाइश कीजिए, उसकी नुमाइश कीजिए और सही तरीके से करिए, सही उसमें करिए। आप सोच के देखिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आज आप एक काला जादू के ऊपर एक रील बनाया कि ऐसा करने से काला जादू हो जाएगा। वो रील कितने लोग देखेंगे? 5 लोग, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 2 मिलियन, 5 मिलियन, 50 लाख, 10 मिलियन, 1 करोड़। ठीक है, उससे आप चंद हजार रुपए कमाएंगे शायद। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने जादू का प्रमाण आप दीजिए कि दुश्मन की कोई मिसाइल आ रही है, आपने उसको रोक दिया या घुमा दिया। एक बात कह रहा हूं मैं। सही बात है, समझ रहे हैं? तो S-400 की जगह आपका काला जादू काम कुछ कर भी, गया। मतलब आप कुछ भी ऐसा कर दीजिए। आप सोच के देखिए, पूरा देश आपको मानेगा, लाखों करोड़ों लोग आपको मानेंगे, लाखों करोड़ों रुपए आप तक आएंगे। समझ रहे हैं? अलग अलग जगहों पे आपके नाम पे मंदिर बनेंगे, लोगों के बीच में आप ताकतवर हो जाएंगे, शायद अगले भगवान भी घोषित हो जाए। राइट। तो जब आप इतना कुछ कर सकते हैं तो ये करने की बजाय आप बैठ के रील बना रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है ये। थोड़ा कुछ ज्यादा अच्छा कीजिए। राइट। कितना डेंजरस है पैरानॉर्मल रिसर्चर का जॉब? क्योंकि हमने रिसेंट केसेस देखे कहीं पे जहाँ पे जो पैरानॉर्मल रिसर्चर्स हैं
उनकी डेथ भी हो गई, उनके बॉडीज जो है वो अलग अलग जगह पाई गई, रिसेंट केस भी है एक। सो कितना डेंजरस है ये आपके हिसाब से? बहुत डेंजरस है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन जैसा मैंने कहा कि 2 तरीके के होते हैं, नहीं कहा है तो अब कह देता हूँ आपसे। पहला होता है जो कैमरे पे होता है, दूसरा होता है जो कैमरे के लिए नहीं होता है। रिसेंट डेथ जिसकी आप बात कर रहे हैं, डैन रिवेरा, राइट, जाने माने एक इन्वेस्टिगेटर थे जिनकी मृत्यु के वक्त ऐसा माना जा रहा है कि एनाबेल डॉल उनके साथ थी। उसके बाद वो नहीं थी। हालांकि ऐसे तो अब मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, मैं यहाँ से निकलूँगा अगर मुझे कोई ट्रक उड़ा जाए तो वो एक्सीडेंट वाली मौत नहीं होगी, वो मौत एपिसोड होने के बाद आएगी कि ये साला बड़ा बकवास कर रहा था बैठ के, किसी ने इस पर काला जादू कर दिया और ये टपक गया। तो देखिए ये है ना, ये मेरे प्रोफेशन का हिस्सा है। मेरी मौत पर सवाल खड़ा करना ये मेरे प्रोफेशन का हिस्सा है। जहाँ तक रही बात क्या ये डेंजरस है, ये बिल्कुल डेंजरस है। आप तरह तरह के लोकेशंस पर जाते हो, कई बार आप अकेले होते हो, तरह तरह के लोगों से आपका सामना होता है, तरह तरह के जंगली जानवर, अलग अलग कल्चर्स, लोग, कई बार पुलिस, साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं कई बार। अब हमारा जो काम है इसमें ज़्यादातर जीवन जो है वो सड़क पर गुजरता है, क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगहों पे, राइट। और सड़क पर आपको भांति भांति प्रकार के लोग मिलते हैं। उनसे बचना, लोकेशंस पे एंट्री से बचना, जंगली जानवरों से बचना, कीड़ों से बचना, स्नेक्स से बचना। मुझे खुद को 2 बार सांप काट चुके हैं, दोनों पैरों में प्लेट लगी है, आज भी ढंग से जूता नहीं पहन के आता हूँ, इसलिए हवाई चप्पल पहन के आया हूँ। हाँ, एंकल में प्लेट लगी हुई है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, दोनों शोल्डर डिसलोकेटेड हैं, समझ रहे? तो जिम में जिस दिन लेग डे मारता हूँ, पूरा जिम मेरे साथ लेग डे मार रहा होता है कि भाई साहब इसको कुछ नहीं बचना चाहिए, सही सलामत छोड़ के आओ। तो खतरा तो इस प्रोफेशन में है ही, और काफ़ी ज़्यादा है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि कम है या कंट्रोलेबल है, खतरा है और काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए अगर कोई, कई बार होता है ना, कुछ बच्चे होते हैं 16 साल के, 20 साल के, 22 साल के, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि आई एम हेवली इंस्पायर्ड बाय यू एंड आई वांट टू परस्यू दिस एज अ करियर। राइट। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कोई एक ऐसा करियर नहीं है जो आपको पैसा कमा के दे सकता है, ये आप अपने लिए करते हैं। अगर आपको ठीक लगता है तो आप करते हैं, उस पर भी अगर आपकी जान का भी डर हो तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। उसके ऊपर से महिलाओं के लिए तो खैर जो है सो है, वो तो है ही है, लेकिन एक पुरुष होने के नाते मैं आपसे कह सकता हूँ कि भारत की जो सड़कें हैं वो सेफ नहीं है। मुझे रात में निकलने में डर लगता है हाईवेज पर या कहीं पर। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, मैच्योरिटी आती जा रही है, अब तो मैं रात में ट्रैवल ही नहीं करता। पहले एक होता था, एक जोश होता था, निकल के रात भर गाड़ी रौंद रहे, वो हिसाब किताब अब नहीं है। और मैं ज़्यादातर लोगों को भी यही कहूँगा कि ऐसा नहीं करने के लिए। तो ये जॉब रिस्की तो है और काफ़ी ज़्यादा है, और प्रॉब्लम यह है कि अगर आप मर भी गए कल को, आपके साथ भी जैसे डैन रिवेरा जी की डेथ हुई है, कुछ हुआ, तो हमें कोई सम्मानजनक विदाई भी नहीं मिलती है, सिर्फ कयास ही मिलते हैं कि अरे उसने फलाने भूत ने मार दिया होगा उसको भी। तो ये होता है। सो अभी रिसेंटली जब आप किसी भी अपने प्रोजेक्ट पे या किसी भी इन्वेस्टिगेशन पे काम कर रहे होगे, तो कोई ऐसी कहानी है जो आप शेयर करना चाहते हो, जो आपको लगा, जैसे आपने मुझे स्टार्टिंग में बताया था, कुछ ऐसी चीजें होती है जो मुझे लगती हैं कि ये थोड़ी सी नेचुरल नहीं है, तो कोई ऐसी छोटी सी कहानी जो आपके पास हो जहां पर आपको लगा हो कि ये आप कर रहे थे, फिर वहां पे ऐसा हुआ जो थोड़ा सा पैरानॉर्मल टाइप आपको लगा? अभी रिसेंटली 2 महीने पहले मेरे पास एक केस आया था जिसमें एक घर में जो परिवार है उसको 3 लड़कियां दिख रही हैं, 3 लड़कियां, और तीनों की शक्लें अलग अलग हैं, तीनों का व्यवहार अलग अलग है, तीनों की हाइट अलग अलग है। हालांकि वो लड़कियां उस घर में बिल्कुल भी नहीं रहती, मतलब वो बेसिकली 3 लड़कियों के भूत उनको दिख रहे हैं। ठीक है। अब ये जो 3 लड़कियां हैं ये अक्सर एक साथ आती हैं। जो उस घर में जो एक जेंट्स हैं, 42 से 43 साल के हैं, उन्होंने कहना है मैं सोने जाता हूँ तो कभी रात में नींद खुलती है तो मुझे लगता है मेरे पैर के पास 3 लड़कियां खड़ी हैं सामने। और यही चीज़ मेरी वाइफ ने भी देखी है, यही मेरे बच्चों ने भी देखा है, यही मेरे जो बुजुर्ग हैं घर में उन्होंने भी देखा है। इनफैक्ट यही मेरे साले ने देखा है जो 2 दिन के लिए मेरे घर पे आया था। तो ये सब कुछ पिछले कुछ समय से ये चल रहा है। जितने लोग घर आ रहे हैं फैमिली वाले, उन सबको दिख रहा है।
और ये तीनों लड़कियां जो है इसमें किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रही हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, किसी को डरा नहीं रही हैं, किसी के ऊपर हमला नहीं कर रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। वो रहे उनके साथ रही हैं और वो पूरे घर में रह रही हैं। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है ना कि सबसे पहले हम साइकोलॉजिकल इश्यूज को कंसिडर करते हैं, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है शेयर्ड साइकोसिस। शेयर्ड साइकोसिस में ये होता है कि कोई एक इंसान जो इस कमरे में बैठा है, वो उसकी साइकोलॉजी इतनी मजबूत होगी कि वो धीरे धीरे करके अपनी साइकोलॉजी में आप सबको इन्फ्लुएंस कर लेगा और ये बता देगा कि मेरे हिसाब से चलो। ठीक है। इसका प्राइम एग्जाम्पल बुराड़ी वाला केस जी, जिसमें 11 लोगों ने, तो मेरे हिसाब से वो एक शेयर्ड साइकोसिस का केस था। और इसमें अगर शेयर्ड साइकोसिस एक लेवल ऊपर चला जाता है, मतलब अपने एक्सट्रीम पे पहुंचता है, तो हम उसे कहते हैं मास हिस्टेरिया। ओके। 5000 लोग एक ही चीज पे यकीन कर रहे हैं और कोई सवाल तक नहीं खड़ा कर रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है। तो ये एक मास हिस्टेरिया है। लेकिन ये जो केस था, ये एक शेयर्ड साइकोसिस का केस। हमने एक शेयर्ड साइकोसिस के केस के तौर पर इसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। पहले तो लगा कि नहीं भाई ठीक है, कोई प्रॉब्लम है। तो ऐसे सिचुएशन में फैमिली की पूरी हिस्ट्री को छानते हैं कि मर्द के साथ क्या चल रहा है, परिवार में कोई टेंशन का माहौल है या नहीं है। कई बार जब एज इन्वेस्टिगेटर हम केस में घुसते हैं तो लोग हमसे सीधा सीधा सवाल पूछते हैं, ये बताओ ना कि भूत है या नहीं है। तुम ये सारी बकवास क्यों कर रहे हो कि मैंने 10 साल की उम्र में क्या किया था। सही बात है। हाँ, मेरे बच्चों का इससे क्या लेना देना। तुम ये कह रहे हो मेरे बच्चों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उनको पागल बता रहे हो, समझ रहे। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता। इंसान को चाहिए होता है आसान जवाब। ये बताओ मैंने भूत देखा है, भूत है या नहीं है, और है तो हटाओ, वो बताओ कैसे हटेगा। ये एकदम आसान सा होता है। हम इस तरीके से फंक्शन नहीं करते। हमें केस के पीछे लगने में समय लगता है, पूरी रिसर्च करनी होती है, आपका पूरा सहयोग चाहिए होता है लगातार। मुझे जितनी बार भी ठीक लगेगा मैं आपको फ़ोन करूंगा, मैं आपसे 10 सवाल पूछूंगा और आपको मुझे जवाब देना है। अगर आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इतना मैं जानता हूं जी। तो ये जो केसेस धीरे धीरे ये बढ़ता गया, तो धीरे धीरे मुझे ये समझ में आने लगा कि शायद ये शेयर्ड साइकोसिस का केस नहीं है। ऐसे सिचुएशन में हम दूसरा एंगल, हालांकि 99% ये दूसरा एंगल नहीं आता है, लेकिन तभी भी आता है तो हम दूसरे एंगल से फिर दोबारा से शुरू करते हैं और तब हम खंगालते हैं मामले को सुपरनैचुरल की तरफ से। ठीक है। फिर उस सुपरनैचुरल केस में जब हम डिटेल में जाते हैं तो अगर बात लोकेशन की है, इस केस में बात लोकेशन की थी, क्योंकि वो फैमिली जब यहाँ नहीं थी तो उनके साथ कुछ नहीं था। जब से वो यहाँ आई तब से उनके साथ धीरे धीरे कुछ प्रॉब्लम होनी शुरू हुई और उनमें से 1-2 लोग ऐसे थे उस परिवार में, जॉइंट फैमिली थी, जो वहां से निकल गए। और उनके साथ ऐसा नहीं हो रहा था? नहीं, जो कहीं जॉब कर रहा है या कहीं कुछ हो रहा है उनके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन जब वो वापस आ रहे हैं तो उनके साथ वापस कुछ हो रहा है। ओके। तो जब बात सुपरनैचुरल एंगल से आती है तो लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है, लोकेशन की हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होगी। आज से 40 साल पहले या 20 साल पहले या 50 साल पहले उस लोकेशन के इर्द गिर्द क्या था, वहां पर लाइफ स्टाइल कैसी थी, यहाँ पर लोग कैसे मरे हैं या क्या चीजें हुई हैं, ये जानना सब कुछ बहुत ज्यादा जरूरी होता है। राइट। कर करके हमें मिला एक किसान। उस किसान ने ये बताया कि ये जो जमीन इन्होंने खरीदी है, ये जमीन है करीब 4 बीघा की, विच इज दिल्ली के हिसाब से 1 एकड़ हो जाता है। ठीक है। ये 4 बीघा की जमीन है। ये 4 बीघा की जमीन जिस परिवार की थी वो 2 जनरेशन पहले और 2 जनरेशन पहले जाइए, उनमें ये पूरा गांव उनका था। उन्होंने धीरे धीरे करके बंटवारा होते होते छोटी छोटी जमीनें उन्होंने बेचनी शुरू की और ये 4 बीघा जमीन जो है ये 20 साल पहले एक बंदे ने इन लोगों को बेची थी। ठीक है। 20 साल पहले। हाँ। अब जिसने वो जमीन बेची वो तो जमीन बेच के वहां से चला गया। करते करते हमें समझ में आया कि ये जो 3 लड़कियां हैं जिसने जमीन बेची थी, उसमें एक उसकी बहन है और 2 बेटियां हैं, और उन तीनों को इसने मारा था, जिसके केस के चक्कर में वो खुद जेल में है। जिसने बेची। ओके। प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट नहीं चाहिए था। खैर, धीरे धीरे करके खंगालते हुए हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि हो सकता है कि ये एक ऐसा केस हो जहां पे वाकई में इन लोगों को बुरी आत्माएं या आत्माएं दिख रही हों। हालांकि उससे नुकसान कुछ भी नहीं था। हमने परिवार से बात की कि भाई देखिए ऐसा है, ये मामला ऐसा हो सकता है,
हम भी श्योर नहीं है, हाँ, लेकिन जितना अब तक रिसर्च किया है उस हिसाब से ये लगता है कि शायद ये केस इस तरफ जा रहा है। तो अगर आप तैयार हैं तो हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहेंगे, कोई पूजा पाठ या हवन करवा करके हम देखना चाहेंगे कि अगर ऐसा कुछ रुकता है तो परिवार तैयार हो गया। उसके बाद हमने एक 7 दिनों का एक पूरा हवन उस परिवार के लिए करवाया उनकी श्रद्धा के हिसाब से जी। कई बार ये होता है कि कोई मुझ तक पहुंचता है, कहता है आप एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, हमारे घर में अशांति है, आप बता दीजिए हम कौन सा हवन करवाएं। ये मुझ पर डिपेंड नहीं करता है, ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है कि आपका आपकी क्या belief है, कल्चरल हाँ। इंक्लिनेशन किस तरफ है। मेरे बोलने से नहीं होगा, अगर मेरे बोलने से होगा मैं आपको बोल दूं महामृत्युंजय जाप करवा लो, लेकिन वो जाप करवाना आपके इष्ट देव या आपके विश्वास में है या नहीं है ये मैं नहीं जानता हूँ। राइट। तो इसीलिए हमें परिवार का पूरा वो चाहिए होता है। उस हिसाब से हमने हवन करवाया, 7-8 दिन तक वो चला। उसके बाद से करीब 1-1.5 साल तक कंप्लेंट्स नहीं आई, तो हमें लगा कि ये एक सुपरनैचुरल प्रॉब्लम थी एंड वी शट द केस। 1.5 साल बाद फिर से वो केस अभी 2 महीने पहले वापस आया, 2.5 महीने पहले, जिसमें कि जो एक लड़की है उनकी जो बच्ची थी बेटी, उसको फिर से वो दिखने लगी तीनों। तो एक बार हमने फिर से विजिट किया। इस बार वो केस पूरी तरीके से साइकोलॉजिकल बेस था, क्योंकि एक बार एक प्री कंसीव्ड नोशन होता है इंसान के दिमाग आपने वो में। चीज देख लिया तो आप वापस से अब उस बच्ची को ये लगने लगा है कि ये सब कुछ वाकई हो रहा है। तो कुछ केसेस जो होते हैं ना बिल्कुल लीनियर नहीं होते हैं, गॉट इट। वो इतना घुमा फिरा के होते हैं कि उनमें कितनी परतें होती हैं कि समय लगता है। इसीलिए हम केसेस जल्दी नहीं लेते हैं, इंडिविजुअल केसेस या फैमिली केसेस। वी डोंट टेक केसेस बिकॉज पीपल डोंट हैव पेशेंस टू वेट कि क्या होगा आगे, क्या होगा। और दूसरा, पीपल आर नॉट रेडी टू ओपन अप एंड बिलीव एज वेल कि हमारे दिमाग में कोई दिक्कत है। हाँ, ये तो खैर जनरल बात है कि कोई भी इंसान ये थोड़ी चाहेगा कि ये। तो कई केसेस होते हैं जो इतने पेचीदा होते हैं, जिनमें दोनों लेयर्स होती हैं, शायद मल्टीपल लेयर्स होती हैं। तो ये डिपेंड करता है केस टू केस कि किस हिसाब से सिचुएशन जा रही है। राइट। सो एक टर्म और बहुत कॉमन है सोशल मीडिया पर, उसके ऊपर तो मूवीज भी बन चुकी हैं, वशीकरण। सो ऑब्वियसली जैसे कि हमारी पहले बात हो रही थी, आपने बताया कि एक पार्ट है ब्लैक मैजिक का, बट ये भी बहुत ज्यादा टॉक्ड अबाउट है। तो आपके इस पर क्या बिलीव्स हैं, इसको कैसे प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा आप इसको और डिटेल में अगर समझा सके। देखिए, जब मैं ब्लैक मैजिक पर ही नहीं मानता हूँ एज अ होल कॉन्सेप्ट, तो जाहिर सी बात है मैं वशीकरण पे तो बिल्कुल नहीं मान रहा हूँ। लेकिन हाँ, क्योंकि ये बहुत ही एक ट्रेंडिंग टॉपिक है तो इसके ऊपर बात करना बहुत जी लाजमी है। वशीकरण एक ऐसी टेक्निक है, इसका तरीका अलग अलग हो सकता है, ट्रीटमेंट अलग अलग है। दुनिया भर के कल्चर्स में इसको लेकर के कुछ ना कुछ तो है ही है। भारत में अगर बात करें तो वशीकरण के करने के कई तरीके हैं। खैर, हम तरीकों पर नहीं जाते, हम रिजल्ट पर आते हैं। रिजल्ट पे इतना है कि आप किसी भी इंसान से आप उसको वश में कर सकते हैं और उससे अपना मनचाहा काम करवा सकते हैं जी। ये ओवरऑल सिनेरियो है इसका। इसकी शुरुआत जो है, इस प्रोडक्ट को मार्केट में जो आपके सामने रखा गया, जिस तरीके से इसकी मार्केटिंग की गई या इसको ये प्रोडक्ट प्लेसमेंट आपके सामने की गई, ये तब किया गया जो कि इसका जो रूपांतरण था पूरा, उसको पूरा एक सेक्सुअल ड्राइव देने की कोशिश की गई। ठीक है। अब ये डायरेक्ट सेक्सुअल ड्राइव देने की कोशिश नहीं की गई, इसको सबसे पहले एक अमली जामा पहनाया गया प्यार का। तो आपने 10-20 साल पहले जो है वो न्यूज़पेपर्स या में ऐड देखना शुरू होगा कि मनचाहा प्यार पाएं, जी। मनचाही कन्या पाएं, मनचाहा पुरुष पाएं, पत्नी को वश में करें। नहीं, ये पत्नी वाला तो अभी आया। अच्छा, ये अभी आया। पहले मनचाहा प्यार था। ठीक है, कि मनचाहा प्यार पाएं, क्योंकि अगर आपको किसी भी चीज को इमीडिएटली अट्रैक्टिव बनाना है तो आपको उसमें थोड़ा सा सेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट डालना पड़ेगा, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया, राइट, जिसका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम और इच्छा बहुत ज्यादा है। तो वो एक अलग बात है। तो ये जो पूरी इच्छा है, जिसे हम ड्राइव कहते हैं, उस ड्राइव को फीड करने के लिए, इसका एग्जांपल आपको दिख जाएगा कि इंस्टाग्राम पर आपका जो उसका जो एल्गोरिदम ही वैसे काम करता है कि जो लोग जितना ज्यादा फ्लैश कर पाते हैं उतना ज्यादा अट्रैक्शन उनके ऊपर जाता है। राइट। दैट सब्सटैंशियली becomes an evidence of my claim that I'm saying कि इस देश में थोड़ा सेक्सुअल ड्राइव जो है बहुत ज्यादा है। हाँ। तो ऐसे में क्या होता है कि वल्नरेबल मेन को आप ल्यूर कैसे करेंगे सेक्सुअलिटी का हनी ट्रैप दे करके?
और वो ट्रैप आप कैसे देंगे? तो इसकी जो शुरुआत हुई वो हुई मनचाहा प्यार पाएं। अब मनचाहा प्यार कैसे पाएंगे आप? तो उसके जो तरीके हैं, मान लीजिए कि मैं कॉलेज जाता हूँ और मुझे एक लड़की बहुत पसंद है। अब उसको पाने के लिए या तो मुझे कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे, वो बात समझी तो ठीक है, नहीं समझी तो मैं कुछ और एफर्ट करूंगा। राइट। शायद मैं तब तक एफर्ट करूंगा जब तक वो मान न जाए, मैं अपने आप को उस काबिल बनाऊंगा, वगैरह वगैरह, जो भी किताबों में लिखा गया है कि आपको यू हैव टू बी परफेक्ट, अर्न गुड, लुक गुड एंड ऑल दैट टू गेट दैट परफेक्ट गर्ल फॉर यू एंड ऑल दैट, जो भी हमारा सोसाइटी रूल कहता है, उन सारे सोसाइटी रूल्स को फॉलो करके मैं कोशिश करूंगा कि वो लड़की मुझे मिल जाए। लेकिन अगर वो तभी भी नहीं मिलती है तो मैं शायद सैयारा मूवी देख करके कहीं कपड़े फाड़ के चिल्लाऊंगा, वो अलग बात है। लेकिन अगर वो भी नहीं होता है तो वैसी सिचुएशन में हमारे पास एक तीसरा विकल्प है जो कि है वशीकरण। जी। तो वशीकरण का उपयोग हम करेंगे मनचाहा प्यार पाने के लिए। तो मनचाहा प्यार जो शब्द है, इसका डायरेक्ट लिंक जो है वो आपकी सेक्सुअल ड्राइव के ऊपर दे रहा था। ठीक है। उसके बाद एक दौर आया 2008 से लेकर के 2012-14 तक का। इस दौर में जो है बात आने लगी कि मनचाही भाभी पाएं, समझ रहे हैं, मनचाही पत्नी पाएं, पत्नी को वश में करें, भाभी को वश में करें, साली को वश में करें, सास को वश में नहीं, ये सास वाला है भाई, अभी वो भी अभी आ रहा है, उस पे आ रहा हूं मैं। तो जब एक सेक्सुअल ड्राइव सिर्फ प्यार के नाम पर फुलफिल होने लगा जी, तो उसके बाद उसकी सेकंड कैटेगरी आई कि आपके इर्द गिर्द जो महिलाएं हैं आप उनको वश में करें। ठीक है, समझ रहे हैं, भाभी, साली और जो भी आपके इर्द गिर्द जो महिलाएं हैं, पड़ोसन, उनको आप वश में करें। 2014 के बाद फिर 2018-19 तक का एक ट्रेंड आया जिसमें कि आया कि अब आप सास को वश में करें, ससुर को वश में करें, फिर जेंडर थोड़ा चेंज किया गया कि पति को वश में करें। ठीक है, कि अगर आपका पति आपकी बात नहीं सुन रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये जो भी पूरे प्रोडक्ट होते हैं ना, ये एक सोशल साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करते हैं। राइट। मार्केट में जैसी साइकोलॉजी होगी उसी हिसाब से इस तरीके के प्रोडक्ट्स मार्केट में हमेशा से लॉन्च फेमिनिज्म बढ़ा तो अब रिवर्स साइकोलॉजी स्टार्ट हो गई। रिवर्स साइकोलॉजी हुई। अब क्या हुआ कि अब ये वशीकरण के टोटके जो हैं ये उल्टा घूमे। अब थोड़ा इनमें जेंडर में चेंज आया, चेंज लाके अब इनको फीमेल सेंट्रिक बनाया गया कि सास को वश में करें, पति को वश में करें, दोस्त को वश में करें। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक रील देखी थी जिसमें लिखा था जिम ट्रेनर को वश में करें। जबकि उल्टा होना चाहिए, जिम ट्रेनर को आपको वश में करना है काम करवाने के लिए। तो ये होने लगा। उसके बाद फिर 2018-19 के बाद एकदम से इंस्टाग्राम का बूम आया। तो अब इसके बाद जो है ये जेंडर वेंडर गए तेल लेने, ठीक है, फिर सीधा आ गया जो टारगेट ऑडियंस बन गई वो हो गई यंग और वल्नरेबल लोग। इसमें लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। उनकी जो पूरी रिलेशनशिप अरिथमेटिक थी, जो पूरी मैथमेटिक थी, जो समय के साथ बदलती रही, जैसे आज भी है। आज भी अगर एक 22-23-24 साल का लड़का या लड़की एक रिलेशनशिप में है, भले वो 5 साल से भी हैं, तो भी वो खुद को स्टेबल नहीं मानते हैं कि हम एक रिलेशनशिप में स्टेबल हैं। तो ये उनकी जो पूरा सिचुएशन है ये उनके लिए वल्नरेबल है। उस वल्नरेबिलिटी के हिसाब से एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लाया गया जहां पर ये जेंडर वेंडर ये साइड हो गए और सिर्फ यंग लोग जो है वो इसकी टारगेट ऑडियंस बची। ठीक है। अब इसमें ये पूरी तरीके से ट्रैक्शन आने लगा। अब उसमें अलग अलग तरह, कुछ लोग नींबू में लौंग डाल रहे हैं, कुछ लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं कि एक नींबू में 17 लौंग डालिए, उसको चंदन में डुबाइए, उसके बाद गोबर में लगाइए, उसके बाद सर पे लगाइए, उसके सर पे चढ़ के हिमालय पे जाइए तो वहां आपको लड़की मिल जाएगी। तो ये सारा जो पूरा जो चौंचला होने लगा, ये धीरे धीरे करके इंस्टाग्राम पे पॉपुलर हो गया। तो इसका अपना एक खुद का एक व्यूअरशिप है डेफिनेटली। अगर रैशनली आप और मैं बात करें, फैक्चुअली, तो आज तक एक भी ऐसा केस प्रूफ के तौर पर सामने नहीं आया है। बट किसी ने इल्यूजन के हिसाब से कब तक चलता रहेगा? क्योंकि मतलब अगर कोई वश में नहीं कर पा रहा है किसी को, सो ये मार्केट कभी तो बर्स्ट होती नहीं, ये बढ़ेगी, ये बढ़ेगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके हिसाब से आज से 20 साल पहले अंधविश्वास ज्यादा था या आज अंधविश्वास ज्यादा है? आज मुझे लगता है ज्यादा है। याद करिए 20 साल पहले आई एम श्योर जब पिताजी वगैरह हमारे साथ रहते होंगे तो जो हमारी दादी या नानी थे उनमें अंधविश्वास ज्यादा था या पिताजी में ज्यादा था? पिताजी में ज्यादा था उनके मुकाबले। राइट। पिताजी के मुकाबले हम में ज्यादा है।
हमारे मुकाबले हमारे नेक्स्ट जनरेशन में ज़्यादा होगा। देखिए, अंधविश्वास जो है ना, अगर वो आपके समाज का हिस्सा है तो वो कभी भी खत्म नहीं होगा, वो समय के साथ बढ़ेगा। अगर बदलेगा तो तरीके बदलेंगे। पहले नींबू मिर्ची लगाते थे लोग, अब ईविल आई टांगते हैं। समझ रहे हैं? पहले लोग कहते थे कि बिल्ली रास्ता काट गई तो उसमें ऐसा कुछ हो जाएगा, और अब जो होता है वो अलग अलग मूड होते हैं। अब लोग एस्थेटिक चीज़ों की बात करते हैं, राइट, सोल हीलिंग, रेकी हीलिंग, अब ये सब होने लगा है। तो अंधविश्वास जो है ना, वो कभी भी बढ़ेगा घटेगा नहीं, वो हमेशा समय के साथ बढ़ेगा। राइट, ये एक प्रॉपर स्टडी है इसके ऊपर, और ये इसलिए बढ़ेगा क्योंकि जैसे जैसे आप साइकोलॉजिकली वीक होते जाएंगे एज अ सोसाइटी, वैसे वैसे आपके समाज में अंधविश्वास बढ़ता चला जाएगा। राइट, और इट इज एविडेंट क्लियरली कि हमारे समाज में साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी का एक पूरा का पूरा डिक्लाइन है। प्रॉब्लम यह है कि जब बात सब्जेक्ट पैरानॉर्मल की आती है तो लोग बाकी जो फैक्चुअल कंसिडरेशंस हैं उनके ऊपर लोग बात ही नहीं करते हैं। हम साइकोलॉजिकली इतने ज़्यादा वीक हो चुके हैं कि हम इंस्टाग्राम और इन सब की दुनिया में इतना फंस चुके हैं। क्रिकेटर्स हमारे लिए भगवान हो चुके हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हमारे लिए ट्रेंड तैयार करते हैं, और हमारे पास अपना क्या है? कुछ भी नहीं। आप 24 घंटे में किसी भी मिनट आप भारत का कोई भी न्यूज़ चैनल उठा के देख लो, जैसे ही आप चैनल दबाओगे उस पर सिर्फ 2 ही बातें हो रही होंगी, या हमारे देश का ये वाला नेता इतना महान है, या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारा धर्म ये, हमारा जो देश कलेक्टिवली साइंस की बात ही नहीं कर रहा, जो देश कलेक्टिवली साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, स्पोर्ट्स, साइकोलॉजिकल चीज़ें, इनकी बात ही नहीं कर रहा है, उस देश में आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई बहुत बड़ा बदलाव आएगा? एक टेम्परामेंट के तौर पर कभी भी नहीं आएगा। और मैं कोई रॉन्गफुली आपको होप भी नहीं दूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नहीं आएगा। एक दौर ऐसा था 2-4-5 साल पहले तक जब मैं भी काफ़ी ज़्यादा आशावादी था, लेकिन पिछले 5 सालों में जिस तरीके से भारत में स्पेशली इंटरनेट ने तबाही मचाई है जी, ये मैं समझ गया हूं कि अब ये सुनामी आ चुकी है। जिसको बचना हो वो छत पे चला जाए, इससे आप नहीं बच सकते। ये इन्फेक्शन आपके घरों तक घुस गया है, और इससे आप नहीं बचोगे। अगर आपको बचना है, अपना छत तैयार रखिए, वहां चले जाइए, किसी ऊंची जगह पे जाइए, नहीं बच पाएंगे आप। बट इसी का एक फॉलोड अप सिचुएशन आती है जहां पर ट्रीटमेंट्स जो है वो भी जादू टोने से होते हैं। हाँ, अब तो और बढ़े हैं। हाँ, तो अब ये हो गया है कि आपको कोई भी बीमारी है, आप जाओ, देयर आर डिफरेंट गुरुज, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये काम करते हैं, जो आपको बोलते हैं कि आपकी जो बीमारी है उसका इलाज हम कर देंगे, हमारे पास पूरी टेक्निक है, ऊपर से कुछ आएगा, वो आके आपका ट्रीटमेंट कर देगा। अरे वो तो ऐसा हो गया है कि वो कटोरा लगाते हैं पेट में, ऐसे करते हैं, पथरी गिरती है उसमें। देखा कि नहीं आपने? देखा है ना? वो ऐसा आपके पेट के पास कटोरा लगाएंगे और वो ऐसा कुछ मंत्र मारेंगे और बिना किसी चीर फाड़ के अंदर की पथरी बाहर आ जाएगी, और टन से आवाज करके वो स्टील के कटोरे में आवाज करती है। वो डॉक्टर हॉस्पिटल में चूड़ियां तोड़ रहे हैं देख के, तो वो उसमें पड़ा हुआ है। ठीक है, फिर वो और भी कोई है तांत्रिक बाबा वगैरह है, वो लोगों के पीठ पे कोहनी मार के उनकी पीठ की वो ठीक कर देते हैं। तो ऐसे तो वो आप सड़क की बात कर लीजिए, सड़क पे आपको मिल जाएंगे कितने सारे ऐसे औषधि वाले। वो बैठे हुए जो औषधियाँ बेच रहे हैं, वो बेच क्या रहे हो? 3-4 चीजें ही बेच रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मर्दाना कमजोरी हो तो हमारे पास आइए, शीघ्र वीर्य पतन हो जाए तो हमारे पास आइए। समझ रहे हैं? वो यही, वो आपकी अगेन वो आपकी जो कमजोरी है, जो कमजोरी आपकी उसमें। अच्छा, वो बेच भी रहे हैं कि इसको मर्दों को बेच रहे हैं। वो जानते हैं सड़क पे चलती हुई कोई महिला तो उनके पास आएगी नहीं। ठीक है, अच्छा, और शीघ्र वीर्य पतन किसका होगा? मर्द का ही होगा। सेक्सुअल ड्राइव सबसे ज्यादा किसमें है? अब ऐसा कौन सा मर्द है भारत में जिसको अगर ये बोला जाए कि मेरे पास एक ऐसी दवाई जिससे तेरा 1 इंच लंबा हो जाएगा, तो वो बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं। देखिए, इस तरह की मार्केट आपकी साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी के ऊपर काम करती है। अगर आप वल्नरेबल हैं तो आप उनके परफेक्ट कस्टमर हैं। राइट। इट सीम्स वेरी इजी. I am not targeting anyone, but I am saying why there is a surge in delivery apps. Because you are vulnerable. Right. They know you are आलसी. नहीं उठोगे आप, 20 रुपए दे दोगे और You know that हमारे यहाँ आराम फरमाना एक लग्जरी माना जाता है। समझ रहे हैं? आप गांव में जाइए, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए एक शहर का बच्चा है जो पढ़ रहा है, ये मेरे साथ हुआ है, मैं आपको बताता हूँ।
मैं आई बिलोंग टू पटना, मैं पटना गया था और घर में शादी थी। उस शादी में घर अलग अलग जगहों से लोग आए हुए थे, तो मेरे गांव से भी कुछ लोग आए हुए थे, अलग अलग गांव के लोग। उनके बीच में मैंने कुछ सामान एक डिलीवरी ऐप से मंगा लिया। सो बेसिकली कोई शादी में आया हुआ था, उसने कह दिया कि भाई साहब हमारा कपड़े धोने का साबुन खत्म हो गया है, यहाँ आसपास कोई दुकान मिल नहीं रही है। तो मैं शादी के काम में बिजी था, मैं कहा जाने की क्या जरूरत है जी। ये निकाला फोन, ये धड़ धड़ मारा, 10 मिनट में वो पैकेट लेके हाजिर। वो आदमी अवाक हो गया। वो ये समझ रहा है कि मैं कितना बड़ा आदमी हूं कि बिना किसी को बोले किसी को भी मेरे घर पे सामान पहुंचा के चला गया और थैंक यू सर भी बोला। समझ रहे हैं? जब उसने ये देखा तो उसे ये एहसास हुआ कि ये मेरे लिए लग्जरी है। तो हमारे यहाँ जो कल्चर है, एक साहेब वाला कल्चर, वो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है। तो जब जब वो रहेगा तो ये तो अपने आप में एक फंक्शनैलिटी के तौर पे काम करेगा ही करेगा। तो आपको ये समझना होगा कि ये जो जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे वशीकरण हो, चाहे ये बीमारियों का इलाज हो या जो भी हो, ये प्रोडक्ट्स हैं जो आपके बीच में प्रॉपर्ली मार्केट किए जा रहे हैं। Right. इसका किसी धर्म या किसी आस्था या किसी विश्वास से कोई लेना देना नहीं है। These are products and these are services that are being sold to you. और प्रॉब्लम ये है कि इसके बदले में अगर आपका प्रोडक्ट, अब जैसे मान लीजिए आप किसी तांत्रिक के पास गए, आपने उससे पूछा कि मेरी जिंदगी में ये दिक्कत है, उसने बोला ये उपाय करो ठीक हो जाएगा। ठीक है, हमने वो उपाय किया, पूजा पाठ की, आपको पैसे दिए, अगर नहीं हुआ तो पैसे वापस करो। लेकिन ये इंडस्ट्री वैसे काम नहीं करती है। नहीं हुआ तो एक नया मंत्र, हाँ, एक नया उपाय। नहीं, आप कुछ भी बोल सकते हैं ना। वो बोल सकते हैं कि नहीं आपके ग्रहों में ज्यादा दिक्कत है। अच्छा, आपने ये वाली बात नहीं बताई थी। समझ रहे? इससे काम नहीं बनेगा, वो करना पड़ेगा। तो ये तो होता है। तो ये इंडस्ट्री इस तरीके से काम कर रही है। दिस इज एन इंडस्ट्री, इसका किसी भी धर्म या आस्था से लेना देना नहीं है। राइट। सो आई एम नॉट ट्राइंग टू ऑफेंड एनी रिलीजन और एनी काइंड ऑफ बिलीफ सिस्टम। Whatever people are following, they should follow. I am also following, but these things are products which are very well marketed and served to you. ठीक है। So मैं वापस आपको भूतों पे लेके आऊंगा थोड़ा सा। 5 ऐसी कोई हॉरर मूवीज हैं जो आप रिकमेंड करना चाहोगे लोगों को? 5 ऐसी हॉरर मूवीज जो आपको लगता है कि ये देखनी चाहिए लोगों को? देखिए, 3 कर देते हैं। नहीं, मैं हॉरर फिल्म्स तो बहुत ज्यादा देखता हूँ। अभी कल ही रात को मैंने एक फिल्म देखी है, अंटिल डॉन। नेटफ्लिक्स पर है। वो एक अच्छी फिल्म है। द पोजेशन ऑफ हैना ग्रेस, वो भी एक अच्छी फिल्म है। और एक और फिल्म है डेविल इनसाइड। सो वो भी एक अच्छी फिल्म है। अगर आप सीरीज देखना पसंद करते हैं तो हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस देखिए। ठीक है। मिडनाइट मास देखिए। ये कुछ अच्छे हॉरर है जो मुझे लगता है पीपल शुड वॉच इट। आपने राज का नाम नहीं लिया। मैं भारतीय हॉरर को अच्छा नहीं मानता। मुझे नहीं लगता है कि भारत में बहुत अच्छा एवोल्यूशन हुआ है हॉरर सिनेमा का। ऐसा नहीं है कि टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत ज्यादा है। और स्पेशली विक्रम भट्ट साहब जो काफी ज्यादा हॉरर बनाते हैं, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ और मुझे लगता है कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं जी, जो वो शायद किसी वजह से नहीं कर रहे हो। बट भारत में और बहुत सारा है, हॉरर बहुत तरीके का निकल सकता है। लेकिन यहाँ जो फिल्म इंडस्ट्री है मेरे ख्याल से वो ओपन नहीं है बहुत ज़्यादा नए आइडियाज़ के लिए। कोई ना कोई कहीं से निकलेगा, बनाएगा कुछ भी। तो कुछ ऐसी हॉन्टेड जगह हैं जो आपको लगता है, मतलब जो आपको फील होती हैं कि हॉन्टेड है, जहाँ पर लोगों को विजिट करना चाहिए टू जहाँ वो जा भी सकते हैं? अगर मुझे लगता है तो मैं क्यों बोलूँगा? हाँ, मतलब सेफ है, मेरा पॉइंट ये था। कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर ऑब्वियसली दे कैन गो एंड एक्सपीरियंस एंड स्टिल वो सेफ जोन में ही है। देखिए, लंबी देहर माइंस डेफिनेटली एक लोकेशन है, लेकिन लंबी देहर माइंस में प्रॉब्लम ये है कि जहाँ मैं आपको जाने बता रहा हूँ वहाँ आप पहुँच नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल है। वो ट्रैक ही अपने आप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। लंबी देहर माइंस में लोग जब भी उस लोकेशन का नाम लो तो लोग ये समझते हैं ऊपर से जो 2 खंडर बिल्डिंगें दिखती हैं वहाँ जाना है। दैट्स नॉट द माइनिंग एरिया, दैट वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। राइट। वो आसान इसलिए है क्योंकि वहाँ तक गाड़ी चली जाती है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड है।
असल गेम शुरू होता है जब आप गाड़ी से उतर के अंदर की तरफ चलना शुरू करते हैं और 3-4-5 किलोमीटर आप जाइए अंदर, और जब आप चारों तरफ खदानों के बीच में अकेले होंगे तब आपको एहसास होगा कि असल में एक हॉन्टेड लोकेशन पर होना क्या होता है। और आप किसी भी समय जाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 12 बजे जा रहे हैं या दिन के 12 बजे जा रहे हैं, आपको जितने बजे जाना है आप जा सकते हैं। दूसरा, मैं प्रॉपर्टी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, बट वो एक फॉरेस्ट एरिया है उत्तराखंड में ही, और बहुत ही शानदार फॉरेस्ट है वो। आई मीन दैट्स वन काइंड ऑफ फॉरेस्ट जहाँ पे आवाज़ जो है ना वो रोटेट करती है। आप अगर कुछ बोलेंगे ना, यू कुड लिटरली फीलिंग कि आपने बोला है, एंड देन वो जाती है और वापस आप तक आती है। और कई बार ये जो आवाज़ है ये आपको रात में इनफ है आपको डराने के लिए। उसके अलावा अगर ये कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है। जगह का नाम ले लूंगा तो वही हो जाएगा, हालांकि वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो ठीक है विदाउट देयर कंसेंट आई कैन नॉट नेम इट। ओके। उसके अलावा अगर आपको वाकई कुछ चिलिंग फील करना है, आप किसी डेजर्ट में अकेले रहिए रात में। डजंट रियली हैज टू बी एनी प्री कॉन्टेक्चुअल हॉन्टेड डेजर्ट, कोई भी डेजर्ट हो सकता है। आप अगर जैसलमेर जाते हैं तो सैम ड्यून्स में चले जाइए, वहाँ आप करीब रात को 12, 12:30 बजे, 1 बजे आप डेजर्ट में अकेले रह के देखिए। आप लेटे रहेंगे, ऊपर देखेंगे, सीधा चांद और आपकी नज़र एक दूसरे से टकराएगी, और वो जो आपको एक फीलिंग होगी ना, वो आपके रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी है। अगेन, इस तरह की फीलिंग्स को फील करने के लिए यू शुडंट बी इंटॉक्सिकेटेड बाय एनी पॉसिबल मैनर, अदरवाइज तो हेलुसिनेशन ही टेक ओवर कर लेता है आपके ऊपर। फिर चाहे वो किसी को कितना भी लगे, तेरे भाई को नहीं चढ़ती वो सिस्टम नहीं काम करता है। राइट। इफ यू आर इंटॉक्सिकेटेड इट वर्क्स। राइट। वो अलग बात है, आप अपने लिए एक प्री शील्ड बना लेते हैं कि नहीं मुझे नहीं चढ़ती। तो ये अगर आप इंटॉक्सिकेटेड है तो शराब पिए तो चढ़ेगी, ड्रग्स लिए है तो वो अपना काम करेगा। इट इज मेंट फॉर दैट, सो इट्स वेरी सिंपल। सो कुछ ऐसे मिथ्स हैं जो आपको लगता है कि इंडियन सोसाइटी कैरी करती है अबाउट घोस्ट, विचेस? जब तक कुछ प्रूफ नहीं होता तब तक तो सारे ही मिथ हैं। विद मिथ्स आई मीन जैसे कि अगर आपको चुड़ैल दिखाई देगी तो उसके पैर टेढ़े हैं, इन टाइप के मिथ्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो वैसे सिचुएशन में मुझे लगता है आपका प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट मिथ मैं जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा, विच इज विच हंटिंग। भारत में औरतों को चुड़ैल बताकर मारने का बहुत ज्यादा कल्चर है। झारखंड, उड़ीसा ऐसे स्टेट्स में तो 2-2, 3-3 केसेस पर डे आते हैं। कई जगहों पे मारा जाता है, समाज से निकाल दिया जाता है, बहिष्कार होता है। तो कलेक्टिवली जितनी भी वेल एस्टैब्लिश्ड फेमिनिस्ट महिलाएं इस देश में हैं, मैं चाहूँगा कि आपका ध्यान ज़रा उस तरफ आकर्षित हो। आपको चाहिए तो आप एनसीआरबी का डेटा उठा लीजिए, पिछले 10 साल का देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा 2000-2500 औरतों को मार दिया गया है विच हंटिंग के नाम पर। और ऐसे कई और चुड़ैल डिक्लेयर कर दिया। हाँ। okay. और अगर ऐसी औरतों का डेटा आपके पास नहीं है, मुझसे मांग लीजिए। मेरे पास ऐसी 200-300 से ज्यादा औरतों का डेटा मौजूद है जिनके साथ कोई ना कोई इंसिडेंट हुआ है। ठीक है, तो आप जितने भी इस देश में ह्यूमैनिटेरियन लोग हैं या फेमिनिज्म है, तो जब आपको समय मिल जाए सोशल मीडिया से बाहर आने का, तो आपका ध्यान में रियल फेमिनिज्म और रियल प्रॉब्लम्स की तरफ अट्रैक्ट करना चाहूँगा कि आप उधर जाइए और देखिए उसमें कितनी समस्याएं हैं। इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी आप कर दोगे तो और लोगों को समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या होता है वहाँ पे। देखिए, विच हंटिंग एक प्रोसेस है जहाँ पर एक गांव में एक ओझा या एक पर्टिकुलर सोसाइटी, ये कुछ भी अगर बुरा होता है, किसी का बच्चा मर गया, किसी की तबीयत खराब हो गई, भुखमरी हो गई, फसल बर्बाद हो गई, कुछ भी हो गई, तो वो लोग एक प्रोसेस पूजा करते हैं और उससे उनको पता चलता है कि इस औरत ने जादू टोना किया है। ठीक है। हालांकि उसने किया है या नहीं किया है वो अलग बात है। तो उसको वहां के सोशल नॉर्म्स के हिसाब से सजा दी जाती है। अब ये सजा बहुत सारी हो सकती है, ये दांत उखाड़ने से लेकर के जान लेने तक। क्या वो डिपेंड करता है कि उसके जादू टोने से कितना ज्यादा नुकसान हुआ है, उसके हिसाब से उसकी सजा डिसाइड होती है। ठीक है। एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम केसेस में ऐसा भी होता है कि गांव के कुछ लोग और ओझा वगैरह मिलके उसका बलात्कार करके उसे छोड़ते हैं, उसे शुद्ध किया जाता है इस तरीके से। और ऐसे और कई वाकयात होते हैं। आए दिन ये जितने भी काला जादू करने वाले या ये औघड़ जो भी हैं, ये मैं शायद औघड़ सही चीज़ नहीं होगी बोलना, पर जो भी हैं, जिस भी धर्म को ये बिलोंग करते हैं,
मैं एक हिंदू हूँ, मुझे लगता है कि मैं अपनी धर्म की गहराई को जानता हूँ, और मेरा धर्म ये काला जादू, ये फलाना ढिमकाना, इन सबसे तो कहीं ज़्यादा ऊपर है। तो और चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो सिख हों, चाहे वो ईसाई, सिख लोगों में तो खैर ये कल्चर ज़्यादा नहीं है, पर ईसाई हो, जितने भी लोग हों, जो भी इस तरह की किसी भी तरह की प्रैक्टिस में हैं, मुझे लगता है उनको अपने धर्म की जानकारी ही नहीं है, तभी वो इस तरह की बातें कर रहे हैं या चीज़ें कर रहे हैं। तो इनके ऐसे कई गुरु हैं, जिनमें गुरु या मौलवी, आप जो भी इसको टर्म लेना चाहें, मैं किसी एक धर्म के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी ये भी आए दिन फंसते रहते हैं, जो भी इनके सुप्रीम लीडर या फिर जो भी है, इनको फलाना ने किसी लड़की के साथ रेप कर दिया, या ये कर दिया या वो कर दिया। आए दिन आपके ये काला जादू करने वाले ठगी और इन चक्करों में पड़ते रहते हैं, न्यूज़ में आते रहते हैं, बलियां देते रहते हैं। तो देखिए, मुझे लगता है कि ऐसा बहुत सारा कुछ है जो इसके नाम पर हो रहा है, जो रियल प्रॉब्लम है ग्राउंड पर। तो जब आपका फैसिनेशन ख़त्म हो जाए वशीकरण से और ब्लैक मैजिक से और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन से और मशीनों से और रेकी हीलिंग से और सोल हीलिंग से और साइकिक एबिलिटीज से, इन सब से जब आपका फैसिनेशन ख़त्म हो जाए, तब जब आप ग्राउंड पर आ जाइएगा, तो हम दोबारा बैठ के, आपको मेरे तक आना चाहिए और मुझसे बात करनी चाहिए कि ग्राउंड पर क्या समस्याएं हैं, उनके ऊपर काम करिए। जब आपका फेमिनिज्म मोटापे और सीधी नाक और टेढ़े आईब्रोज से नीचे उतर आए, और जब वाकई में वो औरतों के हक की बात करने लगे ग्राउंड पर उतर के, तब आप मेरे पास आइएगा, तब हम बैठ के बात करेंगे कि हाँ, समस्या कहाँ है और ये जितना कुछ चल रहा है इससे कितना नुकसान ग्राउंड पर हो रहा है। दैट यू शुड नो रियली वेल। You think that you are sharing a reel of Vashikaran to another friend by just having a laugh on it, but for someone else, it is working as an evident proof, which is giving him the motivation to do something with their own people. Right. Which is why I am saying that sharing and building such content is hazardous. अभी recently news आई है कि सेमी पॉन्ड कुछ एप्स को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है. आई थिंक दैट उससे कहीं ज़्यादा नुकसान इधर हो रहा है. इसमें जान का नुकसान होता है, माल का नुकसान होता है, इज्जत का नुकसान होता है, लोगों का नुकसान होता है. उससे कहीं ज़्यादा नुकसान यहाँ होता है. तो ये जो लोग भी हैं, ये अच्छे बुरे, आप जो भी हैं, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि चंद व्यूज़ और इनके लिए एक पूरे आने वाले समाज को बर्बाद मत कीजिए. जब हम एक कहते हैं कि भानगढ़ एक भूतिया जगह है, उसके ऊपर एक फैंसी आर्टिकल या फैंसी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं, आपके लिए वो एक महज वीडियो हो सकता है, लेकिन किसी और के लिए वो एक एविडेंस के तौर पे काम करता है, एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के तौर पे काम करता है. जहां वो अपने गांव में ये बात कह सकता है कि इतने बड़े मीडिया चैनल या इतने बड़े लोगों ने एक वीडियो दिखाया, बता रहे हैं कि भूत है, तो जब वो लोग मान रहे हैं तो तुम क्यों नहीं मान रहे? समझ रहे हैं? इट इज अ वेरी डेंजरस वेपन. तो कल को अगर उस एरिया में किसी की डेथ होती है तो वो भूत का नाम लगा के फ्री हो जाएंगे. मर्डर तक को भूत का नाम बता के फ्री हो सकते हैं. ये जो केसेस मैंने आपको बताया विच हंटिंग के, ये वो केसेस हैं जो रजिस्टर होते हैं. ऐसे कई केसेस हैं जो रजिस्टर ही नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन सोशल इश्यूज व्हाटसोएवर. लेकिन हाँ, जब भी बात आप किसी भी सामाजिक अच्छाई की करोगे तो वो शायद आपके लिए बहुत ट्रैक्शन नहीं लेके आएगा. तो जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इंटरनेट पर अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, तो उसी तरीके से शायद मुझे नहीं लगता कि ये बातें किसी को 5 मिनट के लिए वीडियो बंद करने के बाद ज़रूर सोचेंगे कि हाँ यार हो तो रहा है, लेकिन फिर उसके बाद कोई बढ़िया सी वशीकरण की रील आ जाएगी तो आगे बढ़ा देंगे कि हटाओ यार, मजा तो आ रहा है. ठीक है, 5 मिनट सोचने में तो मजबूर कर ही देंगे हम लोग. ये वैसा होता है. राइट, ठीक है. जय, एक चीज जो काफी ज्यादा बोली जाती है, सुनी जाती है, वो ये है कि जो स्पिरिट्स हैं या घोस्ट हैं या आपके नोन हैं जो डिसीज हो चुके हैं, वो आपसे बात करने के लिए आपके सपनों में आते हैं. और कई लोग तो ये भी क्लेम करते हैं कि वो आपको रियल लाइफ में दिखते हैं, जो जा चुके हैं, जो उनकी अधूरी बातें होती हैं वो आपको बताने के लिए या कुछ कहने के लिए, जिनको मुक्ति नहीं मिल पाती, वो आते हैं, वो बता के चले जाते हैं. सो आप इसमें कितना बिलीव रखते हो कि क्या सपनों में भी बातचीत हो पाती है? देखिए, कोई ये कहे कि कोई अपनी अधूरी इच्छा बताने या कुछ बात करने या कुछ ऐसा कुछ हमने देखा है, तो इसके ऊपर तो शायद मुझे नहीं लगता कि मैं कोई खास टिप्पणी कर सकता हूँ. लेकिन अगर बात ड्रीम्स की होगी तो वो एक ऐसी दुनिया ज़रूर है जो कि कई बार सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को टच करती है.
ऐसे कई एक्सपेरिमेंट्स दुनिया में साइंटिफिकली भी हुए हैं, जो कि जो बात हुई है वो हुई है, जो Right. नहीं हुई है उसको मैं अगर रिजेक्ट कर सकता हूँ, तो जो हुआ है उसको एक्सेप्ट करने में भी कोई बुराई नहीं है। दुनिया में कई ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, अभी भी होते हैं, जहाँ पर एक ड्रीम वर्ल्ड जो है, विच इज़ नॉट अ ड्रीम वर्ल्ड, विच इज़ काइंड ऑफ अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन, विच इज़ एक्टिव व्हेन यू आर नॉट एक्टिव राइट। टिपिकली। सो वो एक ऐसा डायमेंशन ज़रूर है जो बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेके आ रहा है। इसके ऊपर लगातार कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। अभी तक कोई भी इस पॉसिबिलिटी को रिजेक्ट नहीं कर सकता है कि आपके सपनों में अगर आपको कोई डिसीज दिखाई दे रहा है तो इट्स जस्ट साइकोलॉजिकल एरर। ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं कर सकता है। इट माइट बी रियल, इट माइट नॉट बी रियल। इसके ऊपर लगातार काम चल रहा है और इसके कई रिजल्ट्स भी सामने आए हैं। जैसे स्लीप पैरालिसिस को लेकर के ये हो चुका है कि नाउ इट्स अ साइंटिफिक टर्म। जब तक ये नहीं हुआ था तब तक वो कहीं ना कहीं बीच में हैंग कर रहा था। डेजा वू को लेकर के अब तक बहुत क्लैरिटी नहीं है कि क्या हुआ है। तो इसको लेकर के लगातार चीज़ें चल रही हैं। ह्यूमन ब्रेन इज एक ऐसी चीज़ है जो लगातार एवोल्यूशन का फेज है। ड्रीम वर्ल्ड एक ऐसा वर्ल्ड है जो मुझे एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है, बट मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक बहुत ही शानदार रिसर्च है। मुझे इस वक्त नाम ध्यान में नहीं आ रहा है। आप रिसर्च बता सकते हो। हाँ, इफ एनीवन वांट्स टू हैव अ कॉपी आई कैन गिव इट टू देम। ये रिसर्च हुआ था 1959 या 60 में। ओके। और ये हुआ था, आई थिंक, इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग द थिंग ये जर्मनी में हुआ था। और वो एक काफ़ी सॉलिड एंड प्रोफाउंड रिसर्च था जिसका अपग्रेडेड वर्जन अभी तक नहीं आया है। उसमें ये कहा गया है कि जब भी आप एक ड्रीम फेज में होते हो, so basically maybe either you are traveling to a different timeline, a different dimension, or maybe you have gone into a trance state where you have become an easy target for such energies to attack you or maybe try to contact you. इसको लेकर के करीब 30 या 40 सब्जेक्ट्स के ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च किया गया था और उसमें ये पाया गया ड्रीम डेफिनेटली एक ऐसा स्टेट है जो मेरे लिए अभी काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है। एंड जब भी कोई इंसान किसी सपने की बात करता है तो मैं उसको आउटराइटली रिजेक्ट नहीं करता कि ये एक साइकोलॉजिकल एरर हो सकता है। हाँ, सपनों का अपना एक डिफरेंट डिमेंशन ज़रूर है। कुछ चीज़ें होती हैं जो सिर्फ सुनी सुनाई आती हैं जी। जैसे मान लीजिए हमारे किसी अपने की किसी भी वजह से मृत्यु हो गई और उससे कुछ दिनों बाद उससे घर वालों के सपनों में वो आने लगता है। ये जो है ये लगभग हर घर की कहानी है। राइट। तो मैं इसमें नहीं मानता क्योंकि ये एक काइंड ऑफ अब तो एक सोशल प्रैक्टिस ही बन चुकी है कि कोई गया है तो वापस आएगा ही और कुछ बोलेगा ही अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए। अब तो ये एक मैंडेटरी रिचुअल हो गया है। जब तक ये हो नहीं रहा है तब तक लग रहा है कि दूसरा जो था वो खुश नहीं था हमसे। तो ये तो अब हो चुका है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली एक ऐसा स्टेट है जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोरेशन को इनवाइट करता है। ठीक है। सो डू यू ऑल्सो बिलीव इन एलियंस? एकदम सिंपल, जिस दिन देख लेंगे यकीन कर लेंगे। तो नहीं, आप इतनी रिसर्च करते हो, आपके पास इतना कुछ है, तो आपको लगता है कि आउटर वर्ल्ड में भी लोग हैं जो? मुझे लगता है हाँ, और बहुत ही सॉलिड लगता है कि हाँ। क्यों लगता है आपको ऐसा? देखिए, इतनी बड़ी दुनिया है, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। अब तक सामने नहीं आया है, शायद आगे चल के सामने आ जाए, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। उसका रंग रूप क्या होगा वो अलग बात है, कैसा होगा कैसा नहीं होगा ये सब कुछ अलग बात है। हो सकता है हम ही एलियन हो किसी के लिए, तो हाँ, किसी के लिए तो हम भी एलियन ही होंगे ना। तो मेरा ये मानना है कि हाँ, इतने बड़े यूनिवर्स में कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। ठीक है। बस मेरे जिंदा रहते कुछ ऐसा सामने आ जाए तो मुझे खुशी होगी, अच्छा लगेगा कि हाँ कुछ देख के मेरा। बढ़िया है। सो जय भाई, बिफोर वी एंड दिस कॉन्वर्सेशन, क्या बोलना चाहोगे आप लोगों को अबाउट एवरीथिंग दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट? आप कैसे समराइज करना चाहोगे इन चीज़ों को? क्योंकि बहुत टैबू भी है, बहुत फैसिनेटिंग भी है ये जो टॉपिक है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल थिंग्स। ये डराता भी है, ये फैसिनेट भी करता है, लोगों को इसके बारे में जानना भी है, बचना भी है इससे। सो हाउ डू यू वांट टू सम इट अप? मुझे लगता है कि इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है। जो भी लोग ग्राउंड पर काम कर रहे हैं उनकी ग्राउंड रिपोर्ट्स देखिए, उनको अप्रिशिएट कीजिए।
रादर देन घर बैठ के बेड पे लेट के फालतू के रील स्क्रॉल करके एक दूसरे का शेयर करने से कुछ होगा नहीं अगर आप ग्राउंड चेंज चाहते हैं तो। मेरा एक बहुत पुराना सपना था कि मैं एक पूरे इंडिया में एक वॉलंटियर्स की चेन बनाऊं। ये वॉलंटियर्स क्या करेंगे, जहाँ पर भी अंधविश्वास रिपोर्ट होगा ये इमीडिएटली उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, लोगों को अवेयर करने की कोशिश करेंगे। मैंने कोशिश भी की, कुछ 50-60-100 लोग जुड़े भी, यंग लोग, लेकिन फिर धीरे धीरे उनको कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स तो उसमें होने नहीं थे, उल्टा जेब से पैसा लगना है। अगर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में कुछ हो रहा है और हमने उनसे कहा कि भैया आप वहाँ चले जाइए, 2-4 पोस्टर लगाइए, ये करिए, वीडियो बनाइए, तो उसमें तो उनके ही जेब से पैसा लगेगा ना। तो वो कुछ हुआ नहीं। हमने 1-2 गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से बात करने की कोशिश की कि ऐसा कोई एनजीओ बनाते हैं जिससे आप हमें थोड़ी सी फंडिंग दो, हम ग्राउंड पे जाके काम करना चाहते हैं, बट वो भी नहीं हुआ। सो बेसिकली मैंने ये ऑब्जर्व किया कि पिछले कुछ सालों में मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब आघात पहुंचा है पर्सनली, जहाँ पर मैंने ये देखा है कि मेरे खुद के लोग जो हैं, मेरे देश के खुद के लोग जो हैं, चाहे वो अब जैसे मान लीजिए मैं एक फिल्म मेकर हूँ, मैं बोलता हूँ कि मैं बहुत अच्छी हॉरर फिल्में बना सकता हूँ, तो मेरे खुद के जो देश के चाहे वो प्रोड्यूसर्स हों या इन्वेस्टर्स हों या कंपनीज हों, वो सुनने तक को तैयार नहीं है। जबकि मुझे खुद को अपने देश के बाहर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिल रहा है, पूरे वेस्ट में मेरे चर्चे हैं। थोड़ा सा फ्लेक्स बनता है वैसे पूरे वेस्ट में मेरे चर्चे हैं कि भाई ये आदमी है जो थोड़ा अलग है। ठीक उसी तरीके से जब मैं किसी ग्राउंड रियलिटी की बात करता हूँ तो मुझे अपने लोगों से सपोर्ट नहीं मिलता, बाहर के लोग को अलग बात है, लेकिन मुझे क्या करना है, वेस्ट में क्या हो रहा है, मैं तो यहाँ को बिलोंग करता हूँ। तो ये पिछले कुछ समय में ये कुछ चीज़ें जो हुई हैं इसने मुझे पर्सनली बड़ा आघात पहुँचाया है। और मुझे अगर हैरत नहीं होगी, मैं 2-4 साल 5 साल में अपना सामान शायद इंडिया से समेट दूँ, वहाँ जाऊँ जहाँ मेरी कद्र हो, वहाँ जाऊँ जहाँ लोग मुझे मेरे टैलेंट को समझ के या फिर मेरे अप्रिशिएशन को समझ के मेरे लिए कुछ करें या मेरे साथ कुछ करें। लेकिन यहाँ मैंने देखा है कि लोगों के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है इन चीज़ों में ज़्यादा ड्वेल करने का। जो हो रहा है वो उसको होने देते हैं, ये वाला फॉर्मूला जो है वो चले। हाँ, इसमें एकदम से भीड़ आ जाएगी अगर मैं किसी तरीके से इसमें एक मॉनेटरी बेनिफिट बनाने में कामयाब रहता हूँ तो। अगर मैं लोगों को ये समझा पाऊँ कि अगर आप इस अवेयरनेस प्रोग्राम से जुड़ोगे तो यू कैन अर्न, तो फिर भीड़ आ जाएगी। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो सकता। और गवर्नमेंट बैकिंग्स या एनजीओज या पॉलिटिशियंस इस तरह का कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। इस देश में हज़ारों अंधविश्वास के केस रोज़ होते हैं। आपके पास अगर हम इस वक्त यूपी में हैं, यहाँ अगर आप किसी लड़की को कुछ कह दें सड़क चलती हुई, तो उसके पास हेल्पलाइन नंबर है जिसके वो फ़ोन करके शिकायत कर सकती है। हार्ट डिजीज़ के लिए, पेशेंट्स के लिए, लोगों के लिए सब कुछ है। लेकिन इतने बड़े देश में जहाँ अंधविश्वास एक प्राइम सब्जेक्ट है, अंधविश्वास को काउंटर करने के लिए एक भी हेल्पलाइन नहीं है। मान लीजिए किसी गाँव में किसी औरत का किसी तांत्रिक ने या किसी बुरे इंसान ने उसका कुछ नुकसान कर दिया माल से या शरीर से, अगर वो कंप्लेन करना चाहती है तो या तो उसको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ उसकी कोई सुनवाई होगी नहीं। तो अंधविश्वास को काउंटर करने के लिए कोई एक टीम क्यों नहीं है? लोग अवेयरनेस पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सही नहीं जा रही हैं। राइट। तो मैं समअप सिर्फ इतना ही करूँगा कि लोगों को लगता है कि कुछ अगर वो बेहतर कर सकते हैं तो अपने अपने एंड पर कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे साथ जुड़िए, टीम बनाते हैं, फलाना करते हैं, ये करते हैं, वो सब नहीं कर पाऊंगा। अल्टीमेटली मैं भी इंसान हूँ, दोनों टांगों में प्लेट भी डली है। मेरी भी जिंदगी में वही सपने जो हर एक नॉर्मल इंसान के होते हैं। मुझे बढ़िया सा घर खरीदना है, बढ़िया सी गाड़ी चाहिए, अच्छा सा अच्छी फिल्में बनानी है, 4 पैसे कमाने हैं, अच्छे कपड़े पहनने हैं। वही, वैसे कोई मैं संत फकीर नहीं हूँ, वो मुझसे नहीं होगा। मैं एक मटेरियलिस्टिक आदमी हूँ, आई एम प्राउड ऑफ इट। अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा बनाना चाहता हूँ। आप अपने अपने हिसाब से, अगर आप मात्र एक अंधविश्वास का वीडियो या पोस्टिंग या ऐसा ही करने से रोकते हैं तो ये भी आप अपने लेवल पे बहुत कुछ कर रहे हैं। राइट। सो you should do it very often if you feel like if that is the concern. If you are taking this entire field or this subject as an entertainment, then you are doing it pretty much wrong. ज़्यादा लंबा ना होगा तो आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक दौर था जब मूवीज में क्राइम को एज एन एंटरटेनमेंट पेश किया जाता था, आज भी किया जाता है। लेकिन ये वो दौर था जब उसका सोशल इम्पैक्ट इतना पड़ा है कि आज तक जो लड़के हैं 18 साल के, 15 साल के, 14 साल के, वो गैंगस्टर्स की रील बना करके डालते हैं। गैंगस्टर होना एक प्राउड की बात है। राइट। समझ रहे हैं?
काली स्कॉर्पियो काली थार में फुल म्यूजिक चलाते हुए बजना, मतलब लोगों को परेशान करना ये एक प्राउड की बात हो चुकी है। तेज स्पीकर चलाना और पूरे मोहल्ले को परेशान करना ये एक प्राउड की बात है। तो उसी तरीके से अगर एक टाइम आएगा जब आपको ये जो एंटरटेनमेंट आज लग रहा है वो आपके समाज को ध्वस्त कर चुका होगा, और तब आप फिर शायद कोई और ज्ञानी लोग होंगे, इंटेलेक्ट लोग होंगे जो बैठ के बात कर रहे होंगे कि हम इसको कैसे रोक सकते हैं। राइट। आई एम सेइंग दैट दिस इज कमिंग टू यू, इफ यू वांट टू स्टॉप इट। सो इट्स लाइक दैट, इट्स वेरी सिंपल। आई थिंक जय, हमने बहुत सारे टॉपिक्स को यहाँ पे टच किया, और आपके जितने पॉइंट्स थे वो बहुत ही रियल लाइफ बेस्ड, रियलिस्टिक एंड साइंटिफिकली बैक्ड थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड देन थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दीज फैक्ट्स। हमारे जितने मिथ्स थे उनको थोड़ा सा आज हमने यहाँ पे क्लियर भी किया। हमने इसको बहुत ज़्यादा वैसा नहीं रखा कि हम सिर्फ भूत की बात करें, हमने वो चीज़ों को टच किया जो आई थिंक मार्केट को इस टाइम पर उनके ऊपर फोकस करना चाहिए, अपने दिमाग को थोड़ा सा और ब्रेन फॉग जो उसको हटाना चाहिए। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, मुझे भी बड़ा मजा आया, बहुत ओपन कॉन्वर्सेशन हुई, बहुत अच्छा लगा। देखिए भूतों की कहानियां तो खैर बनती रहेंगी, जिन लोगों को कहानियां सुननी है वो शायद मेरे पॉडकास्ट सुन लें, बुक्स पढ़ लें, मूवीज देख लें। कहानियां एक कहानियां है, लेकिन उसका अगर वास्तविकता से कोई बात करें तो वास्तविकता तो ये है, ग्राउंड रियलिटीज है। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, इट वाज अ ग्रेट टाइम आफ्टर सो लॉन्ग। मजा आया। मुझे भी। विल सी यू अगेन सून। श्योर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।